स्वागत है आप सभी का आपका प्यारा से YouTube चैनल स्काईवे क्लासेस में। बच्चों, आज हम सभी देखने वाले हैं इतिहास को। आज हमारा ये इंट्रोडक्शन वीडियो है जिसमें हम आज समझने का प्रयास करेंगे कि इतिहास क्या होता है और इतिहास के कितने कालखंड हैं, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो बच्चों, आप सभी ने कभी ना कभी इतिहास के बारे में सुना होगा, पढ़ा होगा, है ना। हमने बचपन में पढ़ा था अतीत से वर्तमान, है ना। इतिहास का यानी कि इति मतलब बिता हुआ, हास मतलब कहानी, बीती हुई कहानी या बीती हुई घटना इतिहास कहलाती है। वो बचपन में हमने पढ़ा था बच्चों, लेकिन अब हम सभी बड़े क्लास में आ चुके हैं। तो अब हमारा सवाल यह है कि अब आप हमें बताइए कि इतिहास क्या है। बच्चों, हम आपसे समझने का प्रयास करते हैं कि इतिहास क्या है। अच्छा बच्चों, मैं यदि अगर आपसे ये सवाल पूछूं, इमेजिन करो आज से मैं 10 साल पीछे लेके चलूं आपको, और मैं आपसे पूछूं कि एक बात बताओ, आज से 10 साल पहले लोग कैसे रहा करते थे। आज से 10 साल पहले लोगों की सामाजिक जीवन कैसी थी। आज से 10 साल पहले लोगों की धार्मिक जीवन कैसी थी। आज से 10 साल पहले लोगों की राजनीतिक जीवन कैसी थी। तो यदि अगर आप में से कोई ऐसा बच्चा है जो थोड़ा सा एज में बड़े होंगे, तो वो बता देंगे कि सर 10 साल पहले ये घटनाएं हमारे देश में घटा था। या फिर यदि अगर मैं आपसे कहूं कि वर्तमान समय में, यदि अगर मैं 1 साल पीछे लेके चलूं आपको और बोलूं कि हमारे देश में धार्मिक तौर पर क्या क्या घटा, हमारे देश में राजनीतिक तौर पर क्या क्या घटा, हमारे देश में सांस्कृतिक तौर पर क्या क्या घटा, हमारे देश में आर्थिक तौर पर क्या क्या घटा, तो आप उसको बता सकते हैं। तो बच्चों, इतिहास में भी हम यही पढ़ते हैं। यदि अगर मैं बात कहूं, देखो आप कई तरीके से इतिहास के डेफिनेशन दे सकते हैं। हम सभी को लगता है कि इतिहास का मतलब केवल युद्ध होगा, एक राजा मार दिया दूसरे राजा को, कभी ये वाला युद्ध, कभी वो वाला युद्ध, कभी आप पढ़ते हो प्लासी युद्ध, कभी जो है क्या कहते हैं कि आपका पानीपत का युद्ध। ये नहीं होता है। इतिहास का मतलब क्या होता है बाबू, इतिहास का मतलब क्या होता है, बात को समझना। इतिहास का मतलब होता है अतीत। अतीत का मतलब बीता हुआ समय, है ना। इतिहास का मतलब होता है अतीत के सभी पक्षों का तथ्यात्मक अध्ययन करना इतिहास कहलाता है। अध्ययन करना क्या कहलाता है बाबू, तो इतिहास कहलाता है। मतलब क्या हुआ सर, समझ में नहीं आया, तो आओ समझाते हैं। देखो, मान लो यदि अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पर आपको मौर्य वंश पढ़ा रहा हूं, तो मैं जानने का प्रयास तो करूंगा ना कि मौर्य काल में समाज कैसा था। तो हम उस समय के सामाजिक पक्ष को देखते हैं। किसको देखते हैं, सामाजिक पक्ष। किसको बाबू, सामाजिक पक्ष कैसा था, यानी कि मौर्य काल में लोगों का समाज कैसा था, ऐसा हो सकता है। यदि अगर हम ये जानना चाहें कि मौर्य काल में राजनीतिक जीवन कैसा था, राजनीति कैसे चलाई जाती थी, प्रशासन कैसे चलाई जाती थी, तो हम राजनीतिक पक्ष का अध्ययन करते हैं। राजनीतिक पक्ष का अध्ययन करते हैं। अब देखो, चूंकि मौर्य वंश में जो लोग थे वो तो समाज में रहते होंगे, तो समाज में रहते होंगे तो समाज का संचालन करने के लिए इकोनॉमी की जरूरत होती है। तो हम यहां पर यह कह सकते हैं कि उस समय के लोगों कि जीविका का साधन क्या था, यानी कि आर्थिक पक्ष उनका कैसा था, उनकी अर्थव्यवस्था किस पर आधारित थी, हम इसका अध्ययन कर सकते हैं। यदि अगर हम और आगे जाए, उस समय धर्म के किस आधार पर चलता था, यानी उस समय के धर्म किस तरह से संचालित की जाती थी, उस टाइम के धर्म में क्या क्या खास बातें थी, या कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो उस समय के धर्म में कट्टरता को बताता है, या कौन सी ऐसी बातें हैं जो उस समय की धर्म में सहिष्णुता को बताता है, तो हम धार्मिक पक्षों का भी अध्ययन कर सकते हैं। इसके अलावा उस समय के सांस्कृतिक पक्ष, देखो संस्कृति का जो है क्या कहते हैं कि जो संबंध होता है वो हमारे खान पान रहन सहन आदि जो है ना, ये हमारी संस्कृति का आधार है। तो उस समय के सांस्कृतिक पक्ष क्या होता है, देखो बात को समझो। इतिहास का मतलब क्या होता है, इतिहास का मतलब ये नहीं होता है कि किसी समय में 2 राजा आपस में लड़ाई किया, उनके बीच जो युद्ध हुआ बस उस युद्ध के बारे में हम जान लेते तो इतिहास है, नहीं। इतिहास को यदि अगर हम वृहद पैमाने में और सही तरीके से देखने का प्रयास करें, तो हम यहां पर ये समझेंगे कि इतिहास जो है ऐसे घटनाएं हैं, उन काल खंडों का अध्ययन है जिसमें अतीत के सभी पक्षों का तथ्यात्मक अध्ययन किया जाता है, तर्कपूर्ण अध्ययन किया जाता है। कहने का मतलब
जिसका कोई साक्ष्य मौजूद होता है, यदि हम उनका जो अध्ययन करते हैं वही इतिहास कहलाता है। और अतीत के कौन कौन से पक्ष है, तो सामाजिक पक्ष हो सकता है, यानी आप किसी वंश के बारे में पढ़ रहे हैं, मान लीजिए आप मौर्य वंश को पढ़ रहे हैं, तो उस समय का समाज कैसा था आप ये जानेंगे इतिहास से ही। उस समय का राजनीति कैसा था ये भी आप इतिहास से जानेंगे। उस समय का अर्थव्यवस्था कैसे चलता था ये आर्थिक पक्ष से जानेंगे। उस समय किस प्रकार के धर्म थे, धर्म कैसे काम करते थे, समाज में लोग धर्म से कैसे जुड़ा हुआ था, तो आप धार्मिक पक्ष में जानेंगे। उसी तरह सांस्कृतिक पक्ष में। तो कहने का अर्थ यह है कि अतीत के सभी पक्षों का तथ्यात्मक अध्ययन करना आप इतिहास कहलाता है। एक और परिभाषा है जो आप संकुचित रूप में कह सकते हैं कि अतीत में घटी हुई घटनाएं जिनका कोई साक्ष्य मौजूद हो वो इतिहास कहलाता। अब ये भी कह सकते हैं। अब बच्चों सवाल ये आता है कि सर इतिहास के बारे में सबसे पहले किसने बताया था, यानी कि इतिहास का जनक हम किसे मानते हैं। तो बच्चों देखो, इतिहास के बारे में सबसे पहले एक ग्रीक विद्वान हुए, एक यूनानी विद्वान हुए, एक यूनानी इतिहासकार हुए जिसका नाम था हेरोडोटस। क्या नाम था बाबू? हेरोडोटस। ये कौन थे? ये ग्रीक इतिहासकार थे, या ग्रीक आप कह सकते हैं क्या थे? विद्वान थे। इन्होंने लगभग 500 बीसी में, कब बाबू? लगभग मैं कह रहा हूं, एग्जैक्ट नहीं कि 500 में ही होगा, 502 हो सकता है, 504 हो सकता है, 498 हो सकता है, लगभग 500 बीसी में इन्होंने एक ग्रंथ लिखा था, एक बुक लिखा था जिसका नाम है हिस्टोरिका। क्या नाम है? हिस्टोरिका। क्या नाम है बाबू? हिस्टोरिका। ये इस धरती की या इस विश्व की पहली ऐसी ग्रंथ थी जो किसी साम्राज्य का लिखित रूप में चर्चा करता था। और इसमें किसके बारे में जानकारी दिया गया था? तो उस समय के एक पर्शियन एम्पायर था, एक पारसी साम्राज्य था जिसका नाम है हखामनी साम्राज्य। क्या है? हखामनी साम्राज्य। इस साम्राज्य में जो है, इस साम्राज्य के बारे में जो है क्या कहते हैं कि हेरोडोटस ने अपनी ग्रंथ हिस्टोरिका में बताने का प्रयास किया था। अब एक सवाल है कि क्या सर हिस्टोरिका में भारत के बारे में भी कुछ है क्या? हाँ बाबू, भारत के बारे में भी है। भारत के बारे में जो है क्या कहते हैं हेरोडोटस चर्चा करते हुए कहता है कि हखामनी साम्राज्य का एक राजा है जिसका नाम है डेरियस प्रथम। आगे जब हम प्राचीन इतिहास पढ़ेंगे तो यूनानी आक्रमण में हम इनके बारे में पढ़ेंगे, फिलहाल इतना समझिए। एक राजा था डेरियस प्रथम। इन्होंने उत्तर पश्चिमी भारत में, कहां पर बाबू? उत्तर पश्चिमी भारत, जो वर्तमान के अफगानिस्तान कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अफगानिस्तान। प्राचीन काल में अफगानिस्तान भारत का ही हिस्सा हुआ करता था। डेरियस प्रथम हखामनी साम्राज्य के शासक था। इन्होंने उत्तर पश्चिमी भारत में अर्थात अफगानिस्तान में आक्रमण किया और आक्रमण करके इस पर अधिकार कर लिया और अपनी हखामनी साम्राज्य का 20वां प्रांत बनाया था। क्या बनाया था? 20वां प्रांत बनाया था। इसकी चर्चा हमें यहां से मिलती है, भारत के बारे में इतनी चर्चा मिलती है। तो बात को समझना, हिस्ट्री के जनक कौन है? हेरोडोटस है। ये ग्रीक इतिहासकार या ग्रीक विद्वान है, आप ये कह सकते हैं। इन्होंने लगभग 500 ईसा पूर्व में एक किताब लिखा था जिसका नाम था हिस्टोरिका। ये दुनिया की पहली ऐसी ग्रंथ थी जो लिखित रूप में किसी साम्राज्य के बारे में बता रहा था। वो था कौन सी साम्राज्य? तो आप कह सकते पारसी साम्राज्य या एक हखामनी साम्राज्य था, उसकी चर्चा करता है। और इस किताब में भारत के बारे में भी चर्चा किया गया है। वो जो है क्या कहते हैं कि हेरोडोटस जो है वो ये कहते हैं कि डेरियस प्रथम जो है हखामनी साम्राज्य के जो शासक थे, उन्होंने उत्तर पश्चिमी भारत अर्थात अफगानिस्तान पर आक्रमण करके उस पर अधिकार कर लिया और उसे 20वां प्रांत बनाया था। यहां तक समझिए। अब ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। अब एक सवाल आता है कि क्या भारत में भी प्राचीन काल में इतिहासकार थे क्या? तो देखो, प्रमुख रूप से यदि अगर हम पश्चिमी विद्वानों को देखें, हम वेस्टर्न विद्वानों को देखें, तो वो उनका मानना है कि भारत में इतिहास लिखने की कला प्राचीन काल में नहीं थी। लेकिन एक व्यक्ति हुआ डॉक्टर कीथ, इन्होंने कहा था कि प्राचीन काल में भारतीय केवल इतिहास लिखते नहीं थे बल्कि इतिहास लेखन में पूरी तरह से निपुण थे। लेकिन बस भारतीयों के अंदर एक कमी थी कि वो जब घटनाओं का अध्ययन, मतलब घटनाओं की चर्चा जो करते थे उसमें डेट मेंशन नहीं करते थे।
अब आप देखिए एग्जाम्पल के तौर पर, यदि अगर मैं बात करूं वेद की, तो क्या वेद इतिहास की ऐतिहासिक ग्रंथ नहीं है? ऑफ कोर्स है बाबू, क्योंकि यदि अगर हम वेदों को पढ़ें तो वैदिक सभ्यता के बारे में हमें, उनकी इकोनॉमी कैसी थी, वहां की सामाजिक जीवन कैसा था, आपने वर्ण व्यवस्था पढ़ा होगा ना वेदों में, ऋग्वेद में ही 4 वर्ण थे। तो ये सारी की सारी जानकारी हमें कहां से मिलती है? वेदों से मिलती है। और हमने पढ़ा भी है कि इतिहास के पक्ष की जानकारी जो भी देता है तथ्यात्मक रूप से वो इतिहास है। अतीत के पक्षों की जानकारी जो हमें देता है वो इतिहास है। तो यदि अगर ये सोचा जाए, ये कहा जाए कि प्राचीन काल में भारतीयों को इतिहास लेखन की कला नहीं थी, तो ये गलत है, ये बेईमानी है। डॉक्टर कीथी इस बात को कहते हैं कि प्राचीन काल में भारतीय इतिहास लिखते ही नहीं थे बल्कि इतिहास लेखन में निपुण थे, लेकिन बस एक समस्या थी कि वो डेट नहीं लिखते थे। यदि अगर हम अशोक के अभिलेखों की चर्चा करें तो क्या अशोक के अभिलेख ऐतिहासिक इस इतिहास के अंतर्गत नहीं आएगा? आएगा, लेकिन बस समस्या यह है कि उसमें डेट मेंशन नहीं था। और पहली बार भारत में जो वह किताब जिसमें इतिहास लेखन के साथ साथ डेट भी मेंशन किया गया था, वो पहली बार 12वीं शताब्दी में एक इतिहासकार हुए, कल्हण। कौन हुए थे? कल्हण। इन्होंने एक किताब लिखा था राजतरंगिणी। क्या लिखा था? राजतरंगिणी। और ये भारत की पहली ऐसी ऐतिहासिक ग्रंथ थी जिसमें घटनाओं का क्रमवार तरीके से डेट मेंशन किया गया था। और ये जो किताब है राजतरंगिणी, ये जानकारी देता है किसके बारे में? तो कश्मीर के इतिहास के बारे में। किसके बारे में? कश्मीर के इतिहास के बारे में जानकारी देता है। ये थोड़ा बहुत बातें जो है इतिहास से संबंधित हो गया। अब आ जाइए, यदि अगर मैं बात करूं कि सर इतिहास के कितने भाग हैं या कितने खंड हैं, तो देखो बाबू, इतिहास जो है इनके 3 खंड हैं। कितने खंड हैं? इतिहास के जो है कितने खंड हैं बाबू? तो 3 खंड हैं। कौन कौन से खंड हैं? तो आइए, पहली चीज है आपका प्राचीन इतिहास। क्या है बाबू? प्राचीन इतिहास, है ना, जिसको आप एंशियंट हिस्ट्री कहते हैं। दूसरा है आपका मध्यकालीन इतिहास। क्या है बाबू? मध्यकालीन इतिहास। ओके। और तीसरा है आपका आधुनिक इतिहास। क्या? आधुनिक इतिहास, जिसको मॉडर्न हिस्ट्री के नाम से आप जानते हैं। यदि अगर मैं प्राचीन इतिहास की समय की बात करूं तो आप ये कह सकते हैं कि आरंभ से 712 एडी तक। ये क्यों हुआ, इस पर हम चर्चा आगे करेंगे जब हम प्राचीन काल आपको पढ़ाना शुरू करेंगे। मध्यकालीन इतिहास जो है बाबू, ये 712 एडी से आपका 1707 एडी तक का टाइम पीरियड है। और यदि अगर हम आधुनिक इतिहास की बात करें तो 1707 से 1947 तक का जो टाइम है, अध्ययन जो हम करते हैं वो किसके अंतर्गत करते हैं? तो हम आधुनिक इतिहास के अंतर्गत करते हैं। मेजर रूप में हम अगर नॉर्मली बात करें तो इस वाले पार्ट में हम हड़प्पा सभ्यता के बारे में, वैदिक सभ्यता के बारे में, जनपद काल के बारे में, इन सभी के बारे में चर्चा करते हैं, है ना, गुप्ता वंश आदि के बारे में। मध्यकालीन में अगर देखेंगे तो हम दिल्ली सल्तनत को पढ़ते हैं, मुगल साम्राज्य को पढ़ते हैं, और आधुनिक इतिहास में हम देखेंगे तो मुगल साम्राज्य का पतन पढ़ते हैं। उसके अलावा क्षेत्रीय राजाओं का जो उदय हुआ, है ना, जो राजपूत राजा थे उनका जो उदय हुआ, उसके बाद जो है आपका ब्रिटिशर्स कैसे भारत में अपना साम्राज्य विस्तार कर पाया, फिर उसके बाद अंत में फिर हम राष्ट्रीय आंदोलनों की चर्चा इसी में करते हैं। अब अगर हम यहां पर देखें, इतिहास के खंड तो 3 हैं। अब अगर हम इसी को ध्यान में रखते हुए इतिहास के काल खंडों के बारे में पढ़ें कि कितने काल खंड में इतिहास बांटा गया है। देखो, खंड अलग है, पार्ट की मैं बात करूं, अब काल खंड अलग चीज है। तो इतिहास के कितने काल खंड हैं, या आप ऐसा कह सकते हैं इतिहास को कितने युगों में बांटा जा सकता है, तो आप इसमें भी 3 कालखंड हैं। कितने हैं? 3। पहला है बाबू आपका प्रागैतिहासिक काल। पहला क्या है? प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल, इसको हम कभी कभार प्राक इतिहास भी कहते हैं। उसके बाद आपका आता है आद ऐतिहासिक काल। उसके बाद क्या आता है बाबू? आद ऐतिहासिक काल। उसके बाद आपका आता है ऐतिहासिक काल। क्या आता है? ऐतिहासिक काल। उसके बाद आपका आता है ऐतिहासिक काल। अब ध्यान से सुनना, प्रागैतिहासिक काल का अगर हम टाइम देखें तो प्रागैतिहासिक काल का टाइम आरंभ से 2500 बीसी तक माना जाता है। ठीक है।
और आद्य ऐतिहासिक काल की अगर हम बात करें तो 2500 बीसी से लेकर के 2500 बीसी से लेकर के 600 बीसी तक का जो टाइम पीरियड है इसको हम आद्य ऐतिहासिक काल के नाम से जानते हैं। और उसके बाद 600 बीसी से लेकर के 1947 तक का जो टाइम पीरियड है 1947 ईस्वी तक का जो टाइम पीरियड है ये आपका आता है ऐतिहासिक काल के बारे में। आइए इसके बारे में थोड़ा बहुत चीजें पढ़ लेते हैं, उसके बाद जब हम इसको खत्म करेंगे, जब इसको हम दोबारा से प्रागैतिहासिक काल पढ़ाएंगे तो डिटेल में चर्चा करेंगे। फिलहाल आप ये कह सकते हैं कि इतिहास के वह कालखंड जिस समय के लिखित स्रोत मौजूद नहीं है, लिखित स्रोत मौजूद नहीं है, ऐतिहासिक अध्ययन करने के लिए केवल हम पुरातात्विक स्रोतों पर ही निर्भर रहते हैं, केवल हम पुरातात्विक स्रोतों पर ही निर्भर होते हैं। यानी कि इस समय के इतिहास का अध्ययन केवल और केवल पुरातात्विक स्रोतों के अध्ययन आधार पर तो किया जाता है, लेकिन लिखित साक्ष्य मौजूद नहीं है, इसको हम प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। बात समझ में आ गई। और इस समय के जो मानव थे वो असभ्य था, यानी कि इस समय सभ्यता का विकास नहीं हुआ था, और इस काल को हम पाषाण काल के भी नाम से जानते हैं, इस काल को हम पाषाण काल के नाम से भी जानते हैं। अब अगर हम बात करें आद्य ऐतिहासिक काल का, तो हम कह सकते हैं इतिहास के वह कालखंड जिस समय के लिखित साहित्य यानी लिखित स्रोत मौजूद तो है लेकिन उसको पढ़ा नहीं जा सका है। और इस काल में भी, ध्यान से सुना, इस काल में भी इतिहास के अध्ययन के लिए हमें पुरातात्विक स्रोतों पर ही आधारित रहना पड़ता है। लेकिन बस एक बात यह है कि इस समय के जो है क्या कहते हैं कि लिखित स्रोत मौजूद है, उनको हम नहीं पढ़ पाए। और इसके अंतर्गत दो सभ्यता हमारा आता है। पहला है हड़प्पा सभ्यता, जिसको आप सिंधु सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। दूसरा है आपका वैदिक सभ्यता। कौन सी सभ्यता? वैदिक सभ्यता। अब इसके अंतर्गत हम क्या पढ़ेंगे? ऐतिहासिक काल के अंतर्गत हम किसे पढ़ते हैं? इतिहास के वह कालखंड जिस समय के लिखित साहित्य मौजूद है, लिखित साहित्य मौजूद है और उनको पढ़ा जा सका है, या फिर आप कह सकते हैं कि इतिहास के वह कालखंड जिस समय के लिखित स्रोत मौजूद है और लिखित स्रोत के आधार पर ही हम इतिहास का अध्ययन करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? उसे जो है हम कहते हैं ऐतिहासिक काल। इसके अंतर्गत हम 600 बीसी से यानी जनपद काल से शुरू करते हैं चीजों को। जनपद काल से लेकर के 1947 आजादी तक का टाइम पीरियड हम पढ़ते हैं यहां पर। इस वाले को हम कहते हैं ऐतिहासिक काल। कौन सी काल? ऐतिहासिक काल। देखो बच्चों, एक बार और रिपीट कर लेते हैं। इतिहास का मतलब अतीत के सभी पक्षों का तथ्यात्मक अध्ययन करना इतिहास कहलाता है, यानी इन सभी पक्षों का अध्ययन करना। इतिहास के जनक हेरोडोटस है, ये एक ग्रीक भाषा का इतिहासकार था। इन्होंने लगभग 500 ईसा पूर्व में एक किताब लिखा था हिस्टोरिका। ये दुनिया की पहली ऐसी लिखित किताब थी जो किसी साम्राज्य के बारे में चर्चा कर रहा था, और वो था हखामनी साम्राज्य। और इसी किताब में भारत के बारे में भी कुछ बातें बताई गई है कि डेरियस प्रथम ने, जो कि हखामनी साम्राज्य के राजा थे, उन्होंने उत्तर पश्चिमी भारत पर आक्रमण किया, अर्थात अफगानिस्तान पर आक्रमण किया और उसको जीतकर अपना 20वां प्रांत बनाया था। अब देखिए, बहुत सारे विद्वानों का मानना है कि भारत के लोगों को प्राचीन काल में इतिहास लेखन की कला नहीं थी, लेकिन एक व्यक्ति हैं डॉक्टर किथ, वो कहते हैं भारत के लोग केवल इतिहास लिखते नहीं थे बल्कि इतिहास लेखन में निपुण थे। लेकिन उसके अंदर एक कमी थी कि वो डेट मेंशन नहीं करते थे। और भारत में पहली ऐसी किताब लिखी गई राजतरंगिणी, जिसमें डेट मेंशन किया गया है क्रमवार। और यह किताब जो है कश्मीर का अध्ययन कराता है। यह ऐतिहासिक ग्रंथ किसका अध्ययन कराता है? कश्मीर का। इसके लेखक कल्लन है। फिलहाल इतना आप याद रख सकते हैं नॉर्मली। अगर हम इतिहास के खंडों की बात करें तो 3 खंड है। प्राचीन इतिहास जो कि आरंभ से 712 ईस्वी है, मध्यकालीन इतिहास जो 712 से 1707 है, और आधुनिक इतिहास जो 1707 से 1947 तक का है। अगर हम इतिहास के कालखंडों की बात करें कि इतिहास को कितने कालखंडों में बांटा गया, कितने काल में बांटा गया है, तो पहला है प्रागैतिहासिक काल, दूसरा आद्यैतिहासिक काल, तीसरा ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल आरंभ से 2500 ईसा पूर्व तक के समय वाले जो पीरियड है उनको माना जाता है।
क्यों माना जाता है? क्योंकि इस समय के लिखित साक्ष्य मौजूद नहीं थे। हम नॉर्मली कह सकते हैं ये लोग सभ्य नहीं था, पढ़ने लिखने नहीं आता था, जंगलों में रहता था, शिकार करता था, आदि मानव था। तो इस समय की केवल और केवल इतिहास का अध्ययन पुरातात्विक स्रोत के आधार पर करते हैं। ये प्रागैतिहासिक काल है। आदि ऐतिहासिक काल यानी जिस समय के लिखित स्रोत तो मिले हैं लेकिन उनको पढ़ा नहीं जा सका है। कि यहां पर भी इतिहास का अध्ययन पुरातात्विक स्रोत के आधार पर ही करते हैं, लेकिन हाँ लिखित साक्ष्य मौजूद है। और ये 2500 बीसी से 600 बीसी तक माना जाता है और मुख्य रूप से हड़प्पा और वैदिक सभ्यता इसके अंतर्गत आता है। इसके अलावा ऐतिहासिक काल की यदि अगर बात करें तो 600 बीसी से 1947 बीसी तक की टाइम पीरियड को हम ऐतिहासिक काल के अंतर्गत रखते हैं। इस समय के लिखित साक्ष्य मौजूद है और उनको पढ़ा भी जा सका है और इन्हीं के आधार पर इतिहास का अध्ययन भी हम करते हैं। बच्चों ये आपका इंट्रोडक्शन वीडियो था। हो सकता है इसमें कुछ गलतियां रही होगी। यदि अगर गलती रही होगी तो माफ कीजिएगा और बताइएगा जरूर कि कैसा लगा आपको वीडियो। और मिलते हैं अगला वीडियो में, हम लोग प्रागैतिहासिक काल को शुरू करेंगे। चलिए मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।